चलिएगा ऑनलाइन वाले में देखो आवाज आपका गुड मॉर्निंग, शुभ दिन या सुप्रभात। देखो अभी जो सिलेबस दिया उन्होंने 150 प्रश्न वाला सिलेबस है क्योंकि सिलेबस नया आया नहीं है, ठीक है। और व्यापम अपना वो प्रकृति चेंज कर दिया है, 100 प्रश्न कर दिया। अब देखे होगे जब 150 प्रश्न हुआ करता था तो 3 घंटे का भी समय था और साथ ही साथ 150 प्रश्न था और 150 अंक था। लेकिन अब ना प्रकृति चेंज हो गया जी व्यापम का। तो जितने भी व्यापम के एग्जाम हो रहे हैं जून 2023 से, वो सब में प्रश्नों की संख्या कितना हो गया है 100 और अंक भी कितने हो गए हैं 100 हो गए हैं, ठीक। अब एक बात यह है कि अभी अभी अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ है 7 दिसंबर को, आप दिए होंगे, अगर दिए होंगे तो अमीन पटवारी का एग्जाम जब हुआ है जी। अब अमीन पटवारी का जो सिलेबस है और मंडी उप निरीक्षक का जो सिलेबस है सेम सिलेबस है, एकदम सेम, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे ना 150 प्रश्न की जब संख्या की बात करते हैं, अमीन पटवारी का बोलूं या मंडी उप निरीक्षक का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम की कहानी है आपका, दोनों का एकदम समान है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पाठ्यक्रम सिलेबस की कहानी है सर। और समान क्या है इसमें, तो समान क्या है, तो सिंपल सी एक बात है। जैसे एक था इसमें सामान्य हिंदी की कहानी, सामान्य हिंदी सर। दूसरा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी। एक कंप्यूटर की कहानी है, ये मंडी उप निरीक्षक की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगी इसमें। अभी 150 अंक के हिसाब से बता रहा हूं आपको। उसके बाद है सर आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटना, सामयिक घटना मतलब एक करेंट अफेयर्स की कहानी है, ठीक। उसके बाद है आपका सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता और भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन। ये आपका 150 प्रश्नों के हिसाब से सिलेबस है सर। और सामान्य हिंदी की जब बात करते हैं तो सामान्य हिंदी से आपसे बताया गया है 10 प्रश्न और 10 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी की कहानी सेम वैसी है। कंप्यूटर का इसमें 20 प्रश्न और 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे बताया गया है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 15 नंबर की कहानी है और समसामयिक घटना ये भी 15 नंबर की कहानी है। सामान्य गणित की जब बात करते हैं तो 30 अंक की कहानी है और समान मानसिक योग्यता की कहानी है 35। सामान्य मानसिक योग्यता 15 नंबर की कहानी है और भारत का समान अध्ययन की जब बात करते हैं तो ये 35 प्रश्न और 35 अंक की कहानी ये बताई गई है, ये 150 प्रश्नों के अनुसार में। वो पूरा सिलेबस में लिखा है आपका। जैसे अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, ये हो गया आपका 40 हो गया, 40 और 30 70 हो गया और 70 और 30 100 हो गया और 100 और 50 150 हो गया। टोटल 150 अंक और 150 प्रश्न की कहानी है। सेम सिलेबस आपका क्या था अमीन पटवारी का, सेम। अभी जो एग्जाम हुआ है अमीन पटवारी का, सर प्लीज लैपटॉप में क्लास नहीं, लैपटॉप में नहीं चलेगा जय जी, जय खान जी। लैपटॉप में हमारे यहाँ एक्सेस नहीं दिया जाता, केवल मोबाइल का एक्सेस है उसमें। ठीक है युवराज जी, आपको बताते हैं आपको थोड़ा कहानी। ठीक, दूसरी चीज जय जी, लैपटॉप में एक्सेस नहीं है, केवल मोबाइल में एक्सेस रहेगा इसका, ठीक है। लैपटॉप में प्रयास नहीं कीजिए, और वो चाहे वो आईफोन रहेगा उसमें भी चल जाएगा और एंड्रॉइड दोनों में चल जाएगा, आईओएस और एंड्रॉइड दोनों में चलेगा। वो तुम्हारा चर्चा करबो ना, अभी येला चर्चा करते हैं, ठीक है। पर यहाँ हथियार बनाते हैं। पाठ्यक्रम की कहानी है, अमीन पटवारी की कहानी है सर। अमीन पटवारी में ये सेम सिलेबस था और यही सिलेबस किसका है, मंडी उप निरीक्षक का। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपने अमीन पटवारी का सिलेबस देखा होगा पुराना वाला, तो वैसे ही सेम सिलेबस किसका है आपका, मंडी उप निरीक्षक का। अब ये 150 प्रश्नों वाले हैं। अब इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, 100 प्रश्नों में। जब अमीन पटवारी में कन्वर्ट किया गया, अमीन पटवारी में जब ये कन्वर्ट हुआ है सर, 100 प्रश्नों में कन्वर्ट हुआ अमीन पटवारी में, तो सिलेबस में परिवर्तन हुए और सिलेबस में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए। क्या परिवर्तन हो गया सर, तो इसमें तो सामान्य हिंदी पूछा गया, सामान्य हिंदी था,
कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य अंग्रेजी भी था, सामान्य अंग्रेजी के भी प्रश्न पूछे गए आपसे, सामान्य अंग्रेजी के भी प्रश्न आपसे इससे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। दूसरा चीज इसमें कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे गए, कंप्यूटर। अब ये जो वेटेज था इन लोग का, ये 10 ये दोनों को रखा गया, कोई हटाया नहीं गया। पहले भी 10 10 थे, अभी भी 10 थे। कंप्यूटर के जो 20 थे उसको कितना कर दिया गया, 10 कर दिया गया। ठीक, अब उसके बाद सामान्य अध्ययन रखा गया है, सामान्य अध्ययन एक चैप्टर रखा गया, कौन सा, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में कितने प्रश्न रखे गए, 30 प्रश्न। और उसके बाद रखे गए सर सामान्य गणित और सामान्य रीजनिंग, जिसको बोलते हैं आप मानसिक योग्यता, उसकी कहानी है सामान्य मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता या तार्किक योग्यता इसी कहते हैं आप, रीजनिंग कहते हैं इसको। और ये दोनों का जो वेटेज है उसको कर दिया गया 20-20। ठीक है, जो पहले मैथ्स कितना हुआ करता था 30 का, 10 घटा दिया गया, रीजनिंग हुआ करता था 15 का, उसको 10 या 5 बढ़ा दिया गया, ये सिलेबस कर दिया। मतलब ये छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है उसको हटा ही दिया था। अब इसमें जो देखूंगा सामान्य अध्ययन जो मैं लिखा हूं, इसमें छत्तीसगढ़ शब्द लिखा है, लेकिन इसका वेटेज जो है ना बहुत कम है। जो अभी अमीन पटवारी प्रश्न देखे होंगे आप, प्रश्न पत्र आया था अमीन पटवारी का, उसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी थी उसकी, बहुत कम थी, एक ही 2 प्रश्न थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का वेटेज क्या कर दिया गया, ठीक, तो छत्तीसगढ़ का वेटेज क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और समसामयिक घटना जो कितने नंबर का था सर, वो 15 नंबर का था, उसको हटा ही दिया गया है। और इसी में पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, सामान्य अध्ययन में। लेकिन अमीन पटवारी में समसामयिक घटना के प्रश्न नहीं आए थे। अब उसको थोड़ी बोलोगे जी हॉकी में भारत में 2007 में किसको, वो करंट अफेयर थोड़ी है, वो तो इतिहास बन चुका है। मतलब जो उस समय देखे होंगे हॉकी का भी, क्रिकेट रहता तो बता देते, अभी अचानक से कैसे बता दोगे, बताओ ना। आज से 15-20 साल पहले कहानी है। ठीक है, वो दक्षिण कोरिया है, वो तो घर आने के बाद पता चला ना, वहां तो करंट अफेयर थोड़ी बोलोगे उसको आप। तो ये कहानी है गौटिया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मंडी उप निरीक्षक का सिलेबस है और यही अमीन पटवारी का सिलेबस जो चेंज हुआ है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझो, दोनों का सिलेबस सेम था। ठीक है, अमीन पटवारी का भी सिलेबस यही था 150 अंकों में, मंडी उप निरीक्षक का भी सिलेबस सेम है 150 में। अब अमीन पटवारी जब बदला 150 से 100 आया, तो उसके सिलेबस क्या बने थे उसकी कहानी है इसमें। ठीक है, तो सिलेबस कहानी ये बना था सर। तो आप यही मान के चलिए कि ऐसी ही होगा ये भी, क्योंकि जब एक बार वो कर लिया है तो ऐसी ही होने वाला है। तो वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, सामान्य गणित सामान्य रीजनिंग का है 20-20 नंबर, और एक वेटेज है आपका किसका, सामान्य अध्ययन का। ठीक, और इसका है सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी, और कंप्यूटर के कितने अंक हैं, 10-10 अंक के हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम सिलेबस था, सेम सिलेबस जो था उसको कन्वर्ट कैसे किया है अमीन पटवारी में ये है। और सेम सिलेबस यही है सर हमारा मंडी उप निरीक्षक का, अमीन पटवारी का सेम सिलेबस था, इसको भी कन्वर्ट अगर होगा तो हम ये आशा लगाते हैं कि ऐसे कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक, पहला चीज तो ये। दूसरी चीज, हो सकता है कि लड़का लोग बोल रहे हैं कि भैया छत्तीसगढ़ के वेटेज तो आपने दिया ही नहीं है, छत्तीसगढ़ नाम के सिलेबस यहाँ रखे ही नहीं है आपने, तो ये तो दिक्कत हो रहा है आपको। तो हो सकता है कि किसी को या इसको 10 हो सकता है, ठीक, हो सकता है कि 30 नंबर में से 5 नंबर या 10 नंबर छत्तीसगढ़ के लिए सेपरेट कर दे, या इसको कुछ कम करके 55 नंबर कम करके 15-15 करके क्या कर दे, सेपरेट कर दे छत्तीसगढ़ के लिए, हो सकता है। क्योंकि ये बात तो चल ही रहा है कि छत्तीसगढ़ का भाई वेटेज तो है नहीं छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, तो ये हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको जो पढ़ाने आया हूं वो सामान्य अध्ययन का एक सब्जेक्ट है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना रहता है मैं आपको बता देता हूं। सामान्य अध्ययन की जब बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन में आपको पहले पढ़ना है सर भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना होता है सामान्य अध्ययन में आपको। ये भारत के सामान्य अध्ययन के भारत का भूगोल पढ़ना होता है, भारत का भूगोल की कहानी है। इसी में आपको पढ़ना है सर भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी है। इसी में पढ़ना है सर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था की कहानी है, या इसी को कहा जाता है संविधान कहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था इसी के नाम से, हम संविधान के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी में आपको पढ़ना है, इसी में पढ़ना है आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत सब आते हैं सर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों शामिल होगा इसमें। ठीक, साथ ही साथ इसी में थोड़ा सा आपको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है।
पर्यावरण की ध्यान रखना है, भारत की संस्कृति और सभ्यता, भारत की संस्कृति व सभ्यता, इसका ध्यान रखना है। और इसी में आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ये अलग ही टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन उसको इसी में डाल दिया गया है। इसको टॉपिक क्या होना था, अलग होना था। तो बताया गया है कि हम 30 नंबर के अंतर्गत ये सब पूछेंगे सर, ये सब पूछेंगे, बताया गया है। ठीक, सामान्य अध्ययन की कहानी की बात करते हैं तो ये सब आते हैं उसमें, और उसमें बताया गया है कि हम इसी के अंदर 30 नंबर से पूछेंगे आपको, क्योंकि जितना बड़ा ना ये है, जितना बड़ा यहां से लेकर यहां तक है, जितना भी बड़ा, उतना ही बड़ा अकेले कौन है, अपना छत्तीसगढ़ है। उतना ही बड़ा कौन है, आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अपनी एक भूगोल है, छत्तीसगढ़ का अपना एक प्रशासन है, छत्तीसगढ़ की अपनी एक संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का एक अपना इतिहास है। ठीक, सब बता दूंगा, टेंशन मत लेगा, युवराज सिंह है, टेंशन मत लेगा, सब बता दूंगा। आज तो पहली दिन है, अभी नाश्ता खाना, लड़की उड़की देखे जाओ क्या करते, सिर्फ नाश्ता खाते ना, वो तो शादी वादी पे एक आध दो चार बार मन लगे ही नहीं गा। तो अभी सिर्फ नाश्ता खाओ, कॉफी भी देखो थोड़ा देर बाद, फिर कोल्ड ड्रिंक आएगा, फैंटा मंगा लिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ही कौन होता है, आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। लेकिन अमीन पटवारी पेपर में एक क्वेश्चन आया था, एक या दो क्वेश्चन, तो इसका वेटेज बहुत कम है सर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ से आया था वो भी एकदम आसान था, कठिन नहीं था। ठीक, अब मैं आपको जो पढ़ाने आया हूं सर, तो मैं आपको जो पढ़ाने आया हूं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान की कहानी है, जिसके 5 प्रश्न आए थे अमीन पटवारी में, याद रखना। कितने प्रश्न आए थे, 5 प्रश्न आए थे। ये जो वेटेज है 30 नंबर का, वो 30 नंबर के वेटेज में से 5 प्रश्न किसके आए थे सर, संविधान के। ये अमीन पटवारी का मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो सिलेबस चेंज होने के बाद जिस वेटेज संविधान का था, वो कितने प्रश्नों का था, 5 प्रश्नों का। याद रखना, कभी भी जीएस में जो 3 सब्जेक्ट का वेटेज है वो कभी कम नहीं होगा। एक तो भारत का इतिहास का, दूसरा है आपका, सॉरी, भारत का इतिहास, और दूसरा है आपका भारत का भूगोल, और तीसरा है आपका किसका, भारतीय संविधान का। और ये तीनों चीज अगर आपका स्ट्रांग है तो ध्यान रखना, आपका जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है, जो भारत का सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन, वो स्ट्रांग है मान लो, क्योंकि इन्हीं तीनों से जो प्रश्न आते हैं वही ज्यादा आते हैं। चाहे वो सीजीपीएससी के एग्जाम में भी होने वाला है, उसमें भी आप देखे होंगे, सिलेबस अगर पता होगा तो 100 प्रश्न आता है जीएस वाले में, जिसमें 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के होते हैं और 50 प्रश्न भारत के समान अध्ययन के होते हैं। तो 50 जो प्रश्न है भारत के समान अध्ययन का, उसको अगर टारगेट करना है आपको, तो ये तीनों होना आपके लिए बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी पूरी लिख लेगा, नहीं तो नहीं लिख लेगा। एक भारत का इतिहास, दूसरा भारत का भूगोल, और तीसरा भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, क्योंकि ये तीनों का जो प्रश्न है कभी भी नील नहीं जाएगा। नील कहने का मतलब ऐसा है कि भैया अमीन पटवारी का आया, इससे प्रश्न ही नहीं आए, ऐसा कभी नहीं होगा। या पीएससी पेपर आया और इसके इसमें से इतिहास का प्रश्न ही नहीं पूछा गया, या संविधान के प्रश्न नहीं पूछे गए, ये कभी नहीं हो सकता है, याद रखना। जैसे एक साल ये हुआ था कि अर्थव्यवस्था के एक प्रश्न नहीं पूछे गए थे 2022 के पीएससी के पेपर में, अर्थव्यवस्था के एक प्रश्न नहीं थे संविधान उसमें पेपर में। तो ऐसे संविधान, इतिहास या भूगोल के साथ नहीं हुआ अभी तक, ना होगा, क्योंकि जो भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान है, इसी बदौलत ना पूरा देश की व्यवस्था चल रही है सर। आप यहाँ पढ़ने बैठे हैं, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आप सिग्नल में रुकते हैं, वो पुलिस चल रहा है, वो सब चीज कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, तभी आपकी व्यवस्था चल रही है। ठीक है, पूरे देश की व्यवस्था इस बुक में लिखा है, एक बुक है, उस बुक का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, या इसी बोलते हैं संविधान। और इसी बुक की व्यवस्था लिखा हुआ नियम और कानून के अनुसार पूरे देश की व्यवस्था क्या हो रही है, चल रही है। और इसका वेटेज है 5 प्रश्नों का। याद रखना, 5 प्रश्न आए थे, इसके 5 प्रश्न संविधान से अमीन पटवारी में। अभी जो 7 दिसंबर का पेपर हुआ, मैं पेपर भी दिखा दूंगा, अभी है नहीं मेरे पास, तो 5 प्रश्न आए थे, अगर दिए होंगे तो दिए हुए कागज। हाँ, तो 5 प्रश्न आए थे, एक शिक्षा का अधिकार वाला आया था, लोकतंत्र वाला आया था ना, एक सूचना का अधिकार आया था। ठीक है, तो 5 प्रश्न इसको पूरा आपको देखने को इसमें से क्या हुआ है, मिला है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एक संविधान दिवस आया था 26 नवंबर करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये कहानी है सिलेबस का, और इसी सिलेबस के अनुसार हम ये मान के चलेंगे कि ऐसी ही सिलेबस बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेम सिलेबस है और परिवर्तन करेगा तो एक का अलग और एक का अलग तो नहीं करेगा। हो सकता है कि सिलेबस में कुछ और जोड़ दे, क्या जोड़ दे, मंडी संबंधित नियम और कानून और जोड़ सकता है। ये अगर कर सकता है तो कर सकता है,
तो अभी जो सिलेबस है हम ये दोनों को मिक्सअप करके ही पढ़ेंगे, इसका और इसका ध्यान में रखते हुए दोनों के सिलेबस को क्या करेंगे, अध्ययन करना है, इसका और इसका। ये सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिया गया है और इसमें क्या दिया गया, दोनों को समान रूप से बैलेंस करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, जो नया आएगा वो नया पढ़ेंगे जब एग्जाम होगा तो। आपको पता है 26/4/2026 को एग्जाम का डेट है, 26 अप्रैल को बताया गया है ना। ना तो पद आए हैं, ना तो अभी क्या आया है, अभी आपका अधिसूचना कोई जारी नहीं हुआ है, तो अभी तो समय है, सिलेबस नहीं है, ना तो पद जारी नहीं किए हैं, ना तो एग्जाम की तिथि बस बताई गई है, ना तो एग्जाम में कौन से पद के एग्जाम होंगे, मंडी उप निरीक्षक होगा ये बता दिया गया है आपको। और साथ ही साथ ये भी बताया था ना कितने पद आ रहे हैं, कब तक फॉर्म भरना है आपको, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, सब इसका एक नोटिफिकेशन जारी होगा, कब उसको देखेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि भैया पुराना सिलेबस ये है और नया सिलेबस हमारा ऐसा बन सकता है, इसी में चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो सिलेबस के, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे सर। ठीक, और इसी में एक चीज याद रखना है, सामान्य अध्ययन पढ़ते पढ़ते एक चीज ध्यान रखना है आपको, चाहे वो भारत का सामान्य अध्ययन हो या छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हो, इसमें एक चीज कॉमन आपको पढ़ते रहना है, वो है आपका करेंट अफेयर, समसामयिक घटना। समसामयिक घटना की कहानी है, ये पढ़ते रहना है आपको सर, समसामयिक घटना को आपको पढ़ते रहना है, भारत के सामान्य अध्ययन को ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को ध्यान में रखते हुए दोनों का करेंट अफेयर्स आपको तैयार करना है, दोनों का। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, कोई दिक्कत है तो बताइए। यही सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है, चाहे वो आप मंडी उप निरीक्षक को 150 अंकों में आंकना चाहते हैं तो ये रहेगा, और 100 अंक में होना चाहे तो ऐसा परिवर्तन हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए थोड़ा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे आपका व्यापम का जो एग्जाम होता है सर, व्यापम का जो एग्जाम है उसकी कहानी की बात कर रहा हूं, और व्यापम के एग्जाम में मंडी उप निरीक्षक के एग्जाम की जब बात करते हैं तो मान लीजिए मैं मानता हूं 100 प्रश्न आने वाले हैं, और 100 प्रश्न अंक निर्धारित होते हैं, कितने अंक, 100 अंक निर्धारित होंगे, और समय की जब बात करते हैं तो 2 घंटा समय आपको दिया जाता है इसको बनाने के लिए, 2 घंटे का क्या दिया जाता है, इसमें समय दिया जाता है, आपको आधा घंटा पहले बैठा लिया जाता है, अब देखे भी होंगे आधा घंटा के बाद आपको एंट्री बंद कर दिया जाता है, और 2 घंटा का समय आपको इसको बनाने के लिए दिया जाता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो जो बिलासपुर वाला केस जो हुआ था उसके बाद की कहानी है सर, ठीक है, वॉकी टॉकी में हो गया था, ठीक है, बच गए, नहीं तो आप लोग का एकाक पद पूरा खत्म हो जाता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 100 प्रश्न की कहानी है, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 अंक की कहानी है, और समय कितना दिया जाता है, 2 घंटा। और याद रखना ये जो प्रश्न होते हैं सर, ये जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वो प्रश्न देखने को मिलेगा कैसे, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलते हैं। मतलब एक प्रश्न के कितने विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प पर क्या लगाना है, टिक लगाना है, यही कहानी है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, ठीक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कहानी की अगर बात करते हैं, मान लो कोई प्रश्न आया है सर ऐसे, तो प्रश्न के आपके सामने 4 विकल्प होंगे, ए बी सी और डी, ऐसे 4 विकल्प होंगे, और 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प में आपको क्या लगाना है, टिक लगाना है, ठीक है, और एक OMR दिया जाता है, उसमें क्या लगाना है, आपको गोला लगाना है एक ही में। अब मैं आपको बताया कि 100 प्रश्न हेतु कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, तो मतलब एक प्रश्न के पीछे कितने अंक है सर, आपके 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न के पीछे कितने अंक निर्धारित किए गए हैं सर, 1 अंक, एक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 1 अंक मिलेंगे। और ये भी ध्यान रखना है आपको, व्यापम में तो एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, वहीं अगर मान लो एक सही बनाए हो सर तो आपको 1 अंक मिलता है, 1 अंक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन मान लो आपने एक गलत बना दिया सर, एक गलत, तो याद रखना जितना नंबर दिया जाता है उसका 1/4 नंबर क्या कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। मतलब आपने एक गलत बना दिया तो आपको 0.25 नंबर क्या कर लिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, कितना, 0.25 नंबर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मान लो आप किसी व्यापम के एग्जाम को देने गए हैं सर, और उसमें ये शर्त है कि एक सही होने पर 1 अंक मिलेगा, एक गलत होने पर 0.25 नंबर क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। अगर ऐसा कोई बात है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है गौंठिया, कि मान लो आप किसी पेपर में 20 प्रश्न बना के आए हैं, कितने प्रश्न बना के आए हैं, 20 प्रश्न, 20 प्रश्न बना के आए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए
और 20 प्रश्न में से आपने मान लो 16 सही बनाया है, कितना बनाया है, 16 सही बनाया है और 4 गलत बनाया है, मान लो 4 गलत, ये भी हो सकता है। आप 20 का 20 सही बना सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अगर 20 बनाए हैं तो 16 क्या है, सही है और 4 क्या है आपका, गलत है, ये हो सकता है आपका। अब 16 सही है तो एक सही का आपको कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर, तो 16 सही है तो कितना नंबर मिलेगा सर, 16 नंबर मिलेगा, इतना ही मिलेगा। अब ऐसे ही 4 गलत है तो एक गलत का 0.25 नंबर क्या कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, तो 4 गलत है कितने नंबर काट लिए जाएंगे, 1 नंबर, 4 प्रश्न के पीछे कितना नंबर कट जाएगा, 1 नंबर, तो टोटल आपका कितना नंबर मिलेगा, आपको 15 नंबर मिलेगा, कितना मिलेगा, 15 नंबर। समझ में आ रहा है बात, एक सही में 1 नंबर मिलता है तो एक गलत में 0.25 नंबर क्या कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 0.25 नंबर क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। समझ में आया बात, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। व्यापम जो एग्जाम होता है ना सर, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, जो थोड़ा सा आप शंका है आपको कि भैया कि ये सही हो सकता है, उसको आप तुक्का थोड़ा सा लगा के आ सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर क्या होता है, 4 गलत होने पर 1 नंबर कटता है, 4 गलत होने पर। मान लो सिंपल सी बात है, आपने 5 प्रश्न पे क्या किया है, 5 प्रश्न पे तुक्का लगाया है और 5 प्रश्न में से अगर मान लो एक भी सही हुआ और 4 भी गलत हो गया तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक सही होने का 1 नंबर मिलेगा और 4 गलत होने का 1 नंबर कटेगा, तो आपको बराबर ही रहेंगे, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है। समझ में आ रही है बात, कहने का मतलब ये है कि इसमें भाई आपको नुकसान तो होगा, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं होगा जिसको आप झेल नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसमें आप क्या ले सकते हैं भैया, जोखिम उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनस मार्किंग क्या होता है, कम होता है। जैसे सिंपल सी बात है, अभी जितना भी एग्जाम हुआ देखोगे, आबकारी आरक्षक तो 85 नंबर में सिलेक्शन खत्म हो गया सर, आबकारी जो आरक्षक हुआ था वो 85 नंबर में सिलेक्शन क्या हो गया है, खत्म, जिसमें कितने पद थे, 200 पद, 200 पद थे, उसमें 85 नंबर में सिलेक्शन क्या हो गया है, खत्म हो गया है। मतलब समझ रहे, 100 नंबर में 85 नंबर लाए हैं तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे 100 में 100 प्रश्न आते रहा होगा उन लोग को, कुछ ना कुछ तो रिस्क लिए होंगे ना, तो बिना रिस्क के एग्जाम तो नहीं निकलेगा, आप चाहे पढ़ने वाले हो चाहे बिना पढ़ने वाले हो, क्योंकि आप पूरा प्रश्न भी जानते होगे ना तो जाके 2-4 ठो गलत कर डालोगे, क्योंकि हाँ नहीं में फिर इधर उधर हो जाता है ना, रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर की राजधानी नहीं है, ऐसा पूछ दिया और हाँ नहीं दिया है, हाँ मार दिए, ऐसी हो जाता है ना, वो नहीं नहीं दिखता है, जिस समय एग्जाम देने जाएंगे ना उस समय नहीं नहीं दिखता है हमें, ठीक है, वो मस्त प्रश्न पढ़े, पता नहीं वो पढ़े पूरा है लेकिन नहीं नहीं दिख रहा है हमें, वो घर में दिखता है, आते हैं तो कोई बताता है तो अरे ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था यार, इसमें नहीं लगाना था हम लोग को, आए मैं तो हाँ लगाया हूँ, तो कैसे, अरे इसमें नहीं पूछा, अब दिखा है आपको, वहां नहीं दिख रहा था, अभी तक तो आप क्या थे, वहां सही थे, तो ऐसी गलती होता है। अभी जितना भी एग्जाम दिया हो गया, अभी मॉडल आंसर आ गया हमीन पटवारी का, मिला के देख लेना, फिर वो ऐसी एकदम कॉमन सी गलती हो, चाहे पढ़ने वाले हो और नहीं पढ़ने वाले से तो पूरा गलती ही गलती है, वो जानता ही नहीं है, पढ़ने वाले से तो ये गलती एकदम कॉमन गलती है, इसमें आप सोचना ही मत की गलती नहीं होगा, वो गलती उसमें होगा ही आपसे। अब देखो 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न की कहानी है, 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न को आपने बनाना प्रारंभ किया है मान लो, और 100 प्रश्न बनाना प्रारंभ किया और 100 प्रश्न की जब बात करते हैं तो उसमें से 3 कैटेगरी बना देते हैं सर, 100 प्रश्न में से, 100 प्रश्न में से 3 कैटेगरी बना दिए और 3 कैटेगरी में 60 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पूरा आता है, ये मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, ये होता होगा, कुछ ना कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे, पढ़ के जाओगे तो 60 प्रश्न तो आएगा ही 100 में, एक तो 70 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, मैं कॉमन बता देता हूं आपको कि 60 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे आपको। उसके बाद 40 प्रश्न में से ये 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि 50% ये सही है, 50% ये सही है, 4 ऑप्शन में से केवल 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, 2 ऑप्शन में डाउट ही नहीं, मतलब वो हो ही नहीं सकता, ये मान लेते हैं, ऐसा भी होता होगा, ऐसी होता होगा ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, 60 प्रश्न में तो कोई डाउट ही नहीं है आपको, आंसर यही है, लेकिन 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको 50% ये लग रहा होगा, 50% भी लग रहा होगा, सी और डी तो होगा ही नहीं, ये मान लिए हो आप। अब 20 प्रश्न ऐसे हैं, 20 प्रश्न को 2 कैटेगरी में बांट लो,
20 प्रश्न में से एक कैटेगरी ये बन जाएगा कि 10 प्रश्न वो है जो आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार पेपर में देखो, ना कहीं पढ़े हो ना सुने हो। तो 10 प्रश्न तो ऐसे हैं जिसको आप पहली बार देखे सुने पढ़े हो, मतलब इसको छूना ही नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं हो ना उसके बारे में। जैसे मैं आपको पूछूंगा कि भैया परपुरा जाने का रास्ता क्या है, तो क्या जानते हो? जानते हो कुछ? परपुरा जाने का रास्ता कौन सा है? मेरा गांव का रास्ता जानते हो? नहीं जानते, क्या बताओगे? कुछ बताओगे क्या? मैं पूछूंगा बेमेतरा जाने का रास्ता, तो कभी गुजरे होगे या पढ़े होगे तो बता दोगे ना, इधर से ऐसे जाते हैं। भले नहीं जानते उसको भी, लेकिन सुने तो हो ना। तो ऐसे 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप जानते ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, अगल बगल ही नहीं है वो। तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पढ़ने के बाद 2-4 प्रश्न होंगे, मैं 10 प्रश्न की ज्यादा संख्या बता दी है, कॉमन बता रहा हूँ। 5-7 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप पढ़ लेना पड़ेगा आपको कि मैं ऐसा कोई भी पढ़ा हूँ, मैथ्स से मैक्स एक्स 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 आ गया। ये क्या ऐसा भी होता है क्या? एक्स एक्स सॉल्व करने के बाद एक भी आएगा क्या? ऐसा होता है कभी कभी। अमेरिका पूछ दिया, भाई वाशिंगटन डीसी कितना क्षेत्रफल में फैला है? मैं सुना ही नहीं हूँ कितना, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, क्या गेस करूंगा मैं? समझ में आ रहा है बात? क्लियर बता रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप जानते ही नहीं, तो इसको तो छूना ही भले मत हो सिलेक्शन, क्योंकि इसको छू दिए तो नहीं छूगा सिलेक्शन, क्योंकि इसको छुएंगे गलत ही होगा। इसमें क्या तुक्का लगाओगे जिसको सुन ही नहीं सकते हो? जैसे मैं पूछूंगा आपको, भैया सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा बिलासपुर में कितने पुलिस थाना है, जानते छो क्या? पढ़े नहीं हो, एक बार पढ़े होगे, चलो मान लो 51 है, 52 है, 53 है, तो एक बार जान जाओगे हाँ यहाँ 51-52 पढ़ा था, तो उसमें गैस होता है। जिसको जानते नहीं उसमें क्या गैस होगा? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चंद्रमा में जाके कैसे लगता है? कैसे लगेगा आपको? हाँ? नहीं पता है कि नहीं? हम लोग पृथ्वी में गिर क्यों नहीं रहे जब पृथ्वी गोल है? तो कुछ चीज को सुने होगे तब तो गैस करोगे जी, और सुने ही ना तो उसको क्या गैस करोगे? तो ये कहानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको। 27 अक्टूबर बैच में क्यों नहीं? क्या बैच है यार वो? 27 अक्टूबर क्या बैच है 27 अक्टूबर को? ऐसे कौन सा बैच है 27 अक्टूबर? अच्छा अच्छा, पढ़ाऊंगा जी, मैं ना आज ही आया हूँ, मेरे घर में थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी था, मैं एक हफ्ते छुट्टी में था। पिछले मंडे से आज ले रहा हूँ क्लास, लास्ट सैटरडे लिया था, वो भी नया। तो आप लूंगा 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 आपका, रश्मि जी लूंगा लूंगा लूंगा। आज नहीं लूंगा बस, आज मैं जाऊंगा तो लूंगा, फिर उसके बाद क्लास, ठीक है? आज ही पहली क्लास लेता हूँ, नहीं तो लास्ट क्लास ले, एक बार लूंगा पक्का। और सी टेट खत्म है, पहले सब्जेक्ट खत्म हो जाए, टेंशन मत ले। संडे भी लूंगा अगर नहीं होगा तो, ठीक है? तो ये 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप क्या करते हैं, नहीं जानते, एकदम नहीं जानते। और 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको कहीं नहीं पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ दिए होंगे, होता है ना बुक में, अरे यार इसको पढ़ तो रहा था लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ पाया, पढ़ा हूं लेकिन, ऐसे होते होंगे। ऐसी सबके साथ प्रॉब्लम आता है, आपके साथ नहीं आएगा, ये सबके साथ आएगा, मेरे साथ भी आएगा ये चीज। 60 प्रश्न मुझे पूरा आता है, 20 प्रश्न में ए और बी में डाउट है मुझे, 10 प्रश्न ऐसे हैं जिसको मैं पढ़ा तो हूं लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, और ये 10 प्रश्न वैसे हैं जिसको मैं पहली बार क्या कर रहा हूँ, वहां देख रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। छत्तीसगढ़ में एक ठो डबरा आ गया है, उसको पूछ दिया गया है, भले मेरे गांव बगल में है, होता है ना कि मेरे गांव बगल में भले वो डबरा है, वो डबरा कुछ नाम है, ठीक है? वो एक डबरा है मान लो गांव बगल में, ठीक है, और गांव बगल में डबरा का नाम रख दिए गए हैं, ठीक है, और डबरा का नाम मैं डबरा करके जानता हूँ लेकिन नाम यह करके नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता ही नहीं है कभी उसको। तो ऐसे प्रश्न कभी आ जाएंगे। और ऐसा भी होगा मेरे गांव डबरा है लेकिन मुझे नहीं पता है, ये भी होता है कि मान लो अपने गांव के अगल बगल कोई बड़े गांव में कोई मंदिर होगा फेमस, एकदम फेमस तो नहीं होगा लेकिन मंदिर होगा, लेकिन उसके बारे में कोई इतिहास रहा होगा लेकिन आप कभी गए नहीं, लेकिन पता है वो मंदिर है मेरे पास। जैसे मान लो कोई शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर आपके घर के बगल, मतलब गांव बगल में, अब उस मंदिर के बारे में पूछ दिया गया, नागर शैली है क्या, बेसर शैली है क्या,
अपन तो मंदिर देखने नहीं गए आज तक, लेकिन जानते हैं हमारे गांव बगल में हुआ है मंदिर, ठीक है, तो ऐसे भी होता होगा, तो उसमें तो आप आंसर दे ही नहीं सकते हो जो गए हो नहीं हो। तो ये 4 कैटेगरी हो सकते हैं प्रश्नों की। एक तो जो ये है सर, जिसको आप क्या करते हैं, पूरा जानते हैं। दूसरा वो है जिसको 50-50% जानते हैं। तीसरा वो है जिसको आप 10% 10 प्रश्न तो जानते ही नहीं है, और 10 ऐसे हैं जिसको कभी ना कभी थोड़ा सुना हूँ लग रहा है। ठीक है, अब ये तो आप बना के ही आएंगे, ये तो आप क्या करके आएंगे, बना के। लेकिन आपको पता है कि इतने में तो सिलेक्शन नहीं होना है सर। अभी तक के जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे कठिन हो एग्जाम, चाहे सरल हो एग्जाम, सिलेक्शन तो इतने में नहीं होना है। और इतने बना के घर आ जाओगे तो फिर अगले पेपर का तैयारी करना पड़ेगा। नंबर तो पूरा आ जाएगा 60 में 60, और पूरा 60 में 60 बना के भी आओगे और सब सही है बोलोगे ना, तब भी 60 नहीं आएगा। बताया ना, कभी 58 आएगा, 57 आएगा, 55 आएगा, हो सकता है 85 आए, क्योंकि हमें वहां सही लग रहा है ना। वो सही है कि नहीं है वो तो चेक करने वाला बताएगा। तो ये सिलेक्शन तो इतने में आपका नहीं होना है। अब सिलेक्शन लेने के लिए इसमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, 50-50% वाले में, 80 प्रश्न वाले में जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा सिलेक्शन लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जो और 10% है जिसको हमने कभी ना कभी सुना है, उसमें जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको नहीं छोड़ोगे चलेगा। देखो यार, हर बार ना 91 नंबर नहीं जाएगा टॉपर का, जो आबकारी आरक्षक में गया है ना, वो उड़ान का ही है, टीचर ही है वो, ठीक है। हर बार 91 नंबर वही उड़ान के ही है वो, हर्षित देवांगन सर जो हैं यहीं के हैं, 91 नंबर जो लाए हैं, तो हर बार नहीं जाएगा ये चीज। समझ में आ बात, हर बार 91 नहीं आएगा टॉपर का, हर बार 95 नहीं आएगा, हर बार 85 में सिलेक्शन नहीं खत्म होगा, कभी ना कभी 75 में भी खत्म होगा, कभी ना कभी 70 में भी जाएगा। वो प्रश्नों की प्रकृति को वहां देखना पड़ेगा आपको, आकलन करना पड़ेगा आपको कि प्रश्न सरल आए हैं कि थोड़ा कठिन आए हैं कि एकदम मीडियम है, मध्यम मार्ग अपनाना है, वो वही आपको डिसीजन लेना है। याद रखना, सिलेक्शन आप खुद लेंगे, खुद, क्योंकि पेपर में बैठ के पेपर आपको देना है सर, हमें नहीं देना है पेपर। तो आपको वही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मुझे 70 बनाने में हो जाएगा कि 80 बनाने में हो जाएगा कि मुझे 100 बनाना पड़ेगा। याद रखना 60 बनाने में नहीं होगा, लेकिन ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, 50-60 बनाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अभी वो पेपर देने गया था मीन पटवारी का, मेरी बगल में जो लड़की थी वो बनाई पेपर, उसको मैं बोला पेपर को फाड़ना है। कैसे फाड़ना है, मतलब पेपर यहाँ फाड़ना पड़ता है ना, वो ऐसे फाड़ने वाली थी। मैं बोला रुक रे भैया, मेरे गाली मार के ला दोगे यहाँ, ठीक। अब उसका नीचे में जो ब्लैंक पे वो होता है नीचे, कितने नहीं बनाए, तो मैं बोला कितना नहीं बनाया वहां लिखना है जी, होगा पहली बार दे रही होगी। वो मुझे बताई मैं 36 बनाई हूँ। कितना बनाई हूँ, 36। बोला कितना नहीं बनाया है बताओ, बोला मैं तो मैं 36 बनाई हूँ बोली। अरे मुझे उससे मतलब नहीं, बोला फिर वो बताया 64 नहीं बनाया वहां लिखो। अब मैं वही जान गया सिलेक्शन नहीं हुआ, 64 आप नहीं बनाए हो ना जी, 64 एक बार बनाते भी सिलेक्शन का मुझे शंका है, क्योंकि उसमें गलत भी तो होगा ना। लेकिन आप सिर्फ 36 बनाए, 36 का 36 बस सही भी हो जाएगा सिलेक्शन। समझ में आ रहा बात? तो ये मैं प्रत्यक्षदर्शी था, जस्ट बगल में इधर बैठी थी। अरे अद्भुत। तो ऐसे करके नहीं आना है अपने को, आता 36 ही आता, अपना अपना 100% दिए भाई, एक्यूरेसी हमारा ठीक रहा है, 1 नंबर बनाया, तो क्या मतलब ऐसे चीजों का। तो आपको एक चीजें हो गई। अब मैं मानता हूं कि जो 60 प्रश्न बनाए हो इसमें थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये 30 प्रश्न जो हैं सर, इसी 30 प्रश्न में आपका सिलेक्शन का खेल है, क्योंकि ये कितना भी पढ़ोगे ना तो आपको 90 में 90 तो नहीं आएगा, इतने तो कोई नहीं है, इतने तो कोई नहीं है। मैं हर्षित देवांगन सर को भी, जो टॉपर है 91 नंबर लाया, पूछे सर ये अनुभव काम आता है, हम गए एग्जाम देने, मुझे भी पूरा फॉर्म 100 नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा अनुभव बोलता है कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। मैं क्वेश्चन देखा और यही होगा ऐसा नहीं है, मैं इतना दिन से पढ़ा हूं, मुझे पता है कि कैलकुलेशन बैठाया हूं मैं कि भाई ये 4 ऑप्शन है तो इसमें से तो ये नहीं होगा, ये होगा, मुझे ये पढ़ा है, अनुभव काम आता है। वैसी खेल किसमें, इसमें ही आपका, ये आपका 60 हो गया, बचा ये 30 प्रश्न का खेल है। इसी 30 प्रश्न में आपको खेलना है, जितना खेलना है, और इसी 30 प्रश्न में सिलेक्शन आपका छुपा हुआ है। जैसे सबसे सकारात्मक सोचते हैं, आपने तुक्का लगाया, मतलब गैस करके लगाया, तो गैस करके लगाने में 25 सही हुआ है सर, कितने सही हुआ है, 25 सही, 5 गलत हुआ है। कितना गलत हुआ है, 5 गलत, यही हो सकता है।
ये सकारात्मक बता रहा हूँ, 30 में 30 तो सही नहीं होगा क्योंकि हमने सोच के लगाया है। तो एक सकारात्मक पक्ष ये है कि 25 सही हुआ है और 5 कितना हुआ है, गलत हुआ है। 25 सही का कितना नंबर मिलेगा मुझे और 5 गलत का कितना कट जाएगा, 1.25। ठीक है, तो मुझे टोटल कितने नंबर मिलेंगे सर, 23.75। इसको माइनस कर दूंगा, कितना आएगा, 23.75 माइनस करने आ जाएगा ना, 60 और 23, 83 नंबर हो गया। सिलेक्शन के मैं पूरा करीब हूँ, सिलेक्शन हो ही जाएगा, हो सकता है इसी में होगा सिलेक्शन, इतने में हो जाएगा ना आराम से। दूसरा कंडीशन और बुरा स्थिति आ गया मेरा, तो मेरा 10 गलत हो गया और कितना सही हो गया, 20 सही। ये दूसरा कंडीशन बन सकता है ऐसा, 10 गलत और 20 सही। ठीक, 10 गलत का कितना कट जाएगा सर, 2.5 नंबर कटेगा। 20 सही का कितने नंबर मिलेगा, 20 मिलेगा ना। ठीक, अब ये मिलेगा कितना नंबर मुझे, 17.5 नंबर। कितना मिलेगा, 17.5। भाई 20 में मैं इतना माइनस कर दूंगा, गलत हुआ है तो सिंपल कितना मिलेगा मुझे, 17.5। और ये 60 पहले से मिला हुआ है, 60 और 17 77 हो गया। तो मैं थोड़ा से करीब हूँ सिलेक्शन का। ये कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है, 17.5। ये 30 में खेल रहा हूँ अभी। दूसरा चीज, 30 में और क्या हो सकता है, 30 में ये हो सकता है कि सिंपल सी बात है 15 गलत हो जाएगा मेरा। ये भी हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, मैं तो गैस करके लगाया हूँ सोच समझ के। 15 गलत हो सकता है और 15 सही हो सकता है। 15 गलत होने का और 15 सही होने का 15 नंबर मिलेगा, 15 गलत होने का 4 नंबर काट लेते हैं राउंड फिगर में, तो कितना हो जाएगा, ये 11 नंबर मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा, 11। फायदे में हूं ना, नुकसान तो नहीं है मुझे। और क्या हो सकता है, तो और क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, 10 सही हो सकता है और 20 गलत हो सकता है। इसमें 20 गलत हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो 10 सही का 10 नंबर मिला, 20 गलत का कितना नंबर कट जाएगा, 5 नंबर। कितना नंबर मिलेगा सर, 5 नंबर। फायदे में तो हूं ना, भले सिलेक्शन मत हो। एक और है सर, एक और क्या हो सकता है, 5 सही हो सकता है। कितना सही हो सकता है, 5 सही और 25 गलत हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। अब 5 सही होगा तो कितना नंबर मिलेगा, 5, और 25 गलत होगा तो कितना नंबर कटेगा, 6 नंबर। मैं -1 नंबर में 60 नंबर मिलने वाला, तो कितना मिलेगा मुझे, 59 नंबर। अगर आपसे ये वाला कंडीशन आ रहा है तो आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। फिर इतना पढ़ने के बाद इतना लक तो खराब नहीं होगा ना यार, और इतना लक खराब भी हो गया है तो अभी आप ज्यादा नुकसान में नहीं नहीं हो ना। कितने नंबर नुकसान में हो आप, मुझे लगता है 25 अगर आप पढ़ के गए और गैस करके बनाओगे तो 5 सही तो होगा ही होगा भाई, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। और 5 से भी कम सही हो रहा है आपसे, तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं। फिर से पढ़ो, फिर जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि मैं सब आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ये बता दिया। व्यापम के एग्जाम में दिन का खेल है, याद रखना, दिन आपका अच्छा होना चाहिए। समझ में आया ना बात, थोड़ा दिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं सर। आप 99% मेहनत करोगे ही करोगे, लेकिन 1% आपका दिन और लक में काम करता ही करता है। कोई कुछ भी बोले मैं 100% मेहनत करूंगा और मैं लक नहीं तो नहीं छोगा, 1% उसको लक चाहिए, मतलब चाहिए। तो वही दिन का होता है, किसी दिन आपका एकदम अच्छा होता है, जिस दिन आपका हर चीज अच्छा होता है। और वहां लोग व्यापम का जो दिन एग्जाम हो रहा है, वो दिन अगर आपका अच्छा रहा तो 30 में 30 भी सही हो सकता है, और 30 में 25 भी सही हो सकता है। और दिन खराब रहा तो 30 में 30 गलत भी हो सकता है। समझ में आया, तो खेल पूरा किसका है, दिन का है और आपके मेहनत का है। और दिन तभी अच्छा होगा जब आप मेहनत करोगे। नहीं यार, मेरा तो आज मैं 1 लोटा जल चढ़ा गया हूँ, सब समस्याओं का हल 1 लोटा जल, तो मेरा दिन तो आज अच्छा है और परहेज नहीं हूँ, तो वो तो कुछ नहीं होने वाला ना सर। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी दिन अच्छा या बुरा होता है, याद रखना। तो अल्टीमेट आपको करना क्या है, मेहनत। और मेहनत करने के बाद वहां आपको एक सोचना है पेपर में कि मुझे कितना बनाना है और कितना छोड़ना है। पूरा खेल है उस दिन का, याद रखना, पूरा खेल है उस दिन का। याद रखना यार, पूरा पढ़ने का आवश्यकता क्यों है आपको, आपको 100 प्रश्न ही सही आना चाहिए। कितने प्रश्न आने चाहिए, 100 प्रश्न। सिंपल सी बात है ना, अगर 100 प्रश्न आपको आते हैं तो आपका सिलेबस क्या है, कैसे, ये बताओ। जिस दिन पेपर में बैठते हो आप, जो भी एग्जाम दिए होगे, उस दिन तो ये नहीं सोचते होगे ना था मैंने क्या पढ़ा था, क्या सोचा था। आप उस 100 क्वेश्चन पे भी ध्यान लगाते होगे, किसका आंसर क्या हो सकता है।
तो याद रखना, हमें उस 100 क्वेश्चन के लिए तैयारी करना है, वो 100 क्वेश्चन के लिए कम से कम हमें 20,000 30,000 एमसीक्यूज बनाना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि हर प्रश्न पत्र में कहीं ना कहीं रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं। हर प्रश्न पत्र में कहीं से उड़ के नहीं आता है, हमारे जैसे इंसान ही प्रश्न पत्र बनाता है। ठीक है, तो हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके 100 प्रश्न बनेंगे। याद रखना, एग्जाम कठिन नहीं है, लोग ज्यादा है, आपको लोग को बीट करना है। एग्जाम कठिन नहीं है सर। मान लो 50 पद लिखने हो, 50 लोग एग्जाम देंगे, 50 लोग का सिलेक्शन हो जाएगा ना। एग्जाम चाहे कितना भी कठिन आए, उससे कोई मतलब है क्या? सरल और इजी से कोई महत्व नहीं होता एग्जाम का। ये बताओ, सरल आएगा तो पढ़ने वाले लोग के लिए नुकसान होता है, क्योंकि सरल सबके बनता है। मान लो 6 महीने से कोई पढ़ रहा है, उससे भी सरल बनेगा, और 6 महीने जो 6 दिन से पढ़ रहा है, अगर 6 दिन से पढ़ा है उससे भी बन जाएगा वो। तो पेपर हमेशा मॉडरेट होना चाहिए, या तो थोड़ा क्या होना चाहिए, कठिन, एकदम कठिन नहीं, थोड़ा कठिन होना चाहिए, जिससे किसको फायदा होगा, पढ़ने वाले को। ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ने वाले लोग ना, याद रखना, उनका एक ही लक्ष्य है, 100 गोला लगाना है मुझे। प्रश्न पढ़ना हो, कितना गोला लगाना है, 100 गोला। लेकिन जो पढ़ के जाता है ना, उसका धाड़ भी बढ़ जाता है, मैं कैसे गोला लगाऊं, क्योंकि मैंने तो मेहनत किया है ना भाई, क्योंकि मैं मेहनत किया हूं, अगर मैं कुछ लगा दिया वहां तो गलत होगा, तो मेरा जाएगा, क्योंकि मैं मेहनत करके आया हूं। लेकिन कई लोग बिना मेहनत किए जाते हैं। याद रखना, 2 लाख फॉर्म भरा है या 3 लाख फॉर्म भरा है या 5 लाख फॉर्म भरा है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या केवल 20,000 होगी। ये कभी मत सोचना कि 5 लाख लोग हैं तो भीड़, भीड़ है, वो केवल क्या है, भीड़। देखे होगे, अभी पैसा लगने लग गया, संख्या भी कम हो गया है। पैसा लगने लग गया तो संख्या भी कम हो गया, और पैसा आना भी स्टार्ट हो गया। मेरा आज सुबह आया 350। लास्ट पेपर का कोई रहा होगा तो आज आया है, बताया नहीं गया किसका किसका आया है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो वैसी ही थोड़ा सा व्यापक भी पेपर में चलता है सर। याद रखना, हिंदी और इंग्लिश, ये जो, या कंप्यूटर, ये ना बहुत नंबर खींचने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में जो होना है वो होगा। आपको घुमा फिरा नहीं पूछता है वो, संधि समास, समझ में आ रहा बात, कोई घुमा, या तो पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द पूछेंगे, कोई घुमा फिरा नहीं पूछता है वो। ये संविधान, इतिहास, भूगोल, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये ऐसा किया तो ऐसा होगा। ये संविधान, ये जो है सर क्या है आपका, चाहे सामान्य अंग्रेजी ले लो, सामान्य आप क्या ले लो, हिंदी ले लो, या कंप्यूटर, कंप्यूटर भी थोड़ा घुमा सकता है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट जो भाषा के हैं वो कभी नहीं घुमाते हैं। आपका देख लेना प्रश्न, जो आप बमी पटवारी में आया, सीधा फॉरवर्ड प्रश्न आते हैं, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैथ्स और रीजनिंग का जो प्रवृत्ति है व्यापकों का इस साल बदल दिया है बमी पटवारी में। आप कई लोगों के मुंह सुने होंगे कि अब तो सब दे दिया है, आपको आंसर भी निकाल के दे दिया, प्रक्रिया बताना है। और हम पढ़ गए हैं शॉर्टकट, है ना, हम क्या पढ़ गए हैं, शॉर्टकट, कट कट हो गया वहां पूरा। अब बताना है आपको प्रक्रिया, वो बता दिया पूरा, ये आंसर ये होगा भाई, ये प्रश्न है, ये आंसर, इसको जमा हो, यही बोला था ना। लेकिन हाँ, थ्योरी जैसे दे दिया, कौन पहला सॉल्व करोगे, कौन दूसरा में आएगा, कौन तीसरे में आएगा, इसकी कहानी है पूरी। ठीक है, तो प्रक्रिया थोड़ा बदल गया है, प्रकृति बदल गई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई सिलेबस में डाउट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आप पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। नहीं, यही बनाना है आपको, क्योंकि आपको पूरा पूरा नहीं आएगा सर। किसी 60 प्रश्न आएगा, किसी 70 आएगा। कोई मुझे बोलेगा ना मैं 100 आता था सर मुझे, तो मैं तो यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 2018 में एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम तो मैं 2016 दे रहा हूँ, 2018 में फुल फेज में पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। मैं अभी तक ऐसा नहीं देखा हूँ भैया कि किसी को पूरा आता होगा। किसी 80 तक भी आ सकता है, मैं नहीं बोलता कि नहीं आता होगा, 80 प्रश्न तक भी उसको 100% श्योर रहता होगा कि ये उसका आंसर होगा। लेकिन 100 में 100 मुझे आता है, मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि जब तक आप थोड़ा रिस्क नहीं लोगे तब तक काम नहीं चलेगा आपका। पूरा रिस्क का खेल है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो चाहे किसी भी एग्जाम में हो, कितना भी पढ़ो, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है यार, बहुत ही वाइड है। ठीक है, बहुत वाइड है। ठीक है, चाहे वो सामान्य हिंदी की बात कर लो, सामान्य अंग्रेजी की बात कर लो, चाहे आप सामान्य गणित की बात कर लो, सामान्य रीजनिंग की बात कर लो, चाहे सामान्य अध्ययन किसी भी सब्जेक्ट का बात कर लो, सिलेबस बहुत ज्यादा है। संविधान का हो या इतिहास का हो या भूगोल का हो, बहुत ज्यादा सिलेबस है। उसमें आपको वो चीज पढ़ाया जाता है जो आता है, और वही चाहता है। 10 प्रश्न में 8 प्रश्न, 9 प्रश्न, बता रहा हूँ। ये 5 प्रश्न जो है संविधान में जो आए थे, वो मेरा पूरा क्लास से आया है, पूरा क्लास से, मेरा नोट से, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है। लेकिन वहां आप कितना दिन में सीख जाएंगे, अब 4 महीना है आपको
हो सकता है मैं बना लिया 5 प्रश्न, आप थोड़ी बना पाएंगे, एक आध क्वेश्चन आपसे गलत भी हो सकता है, क्योंकि कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं। समझ में आ रहा है बात? कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं। अरे आइए सर, मंडी उप निरीक्षक, मंडी बनेंगे आप, आइए सर। इनको डेमो दिखाने आए हैं कि डेमो लेने आए हैं, ये पहले बताओ यार जरा। हाँ, क्योंकि आप एक जन को शिक्षक भर्ती में डेमो दिखाने आए थे, शिक्षक भर्ती से व्यापम था। हाँ, भी था। हाँ, पुराना स्टूडेंट है ये। और भाई साहब तो डेमो लेने आए हैं वो भी, सिलेबस दे दो उनको भी, दे दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रक्रिया थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। कोई डाउट है और कैसे करना है आगे? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ऑनलाइन वाले में लगा तो बन जाता है यार, कुछ है नहीं, छात्र संविधान संशोधन अभी और पढ़ा देंगे उसको, तो कुछ है नहीं, शिक्षक अधिकार वाला था वो। छात्र संविधान संशोधन जो आया था अमीन पटवारी में, शिक्षक अधिकार था। 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हीं को अधिकार देने की बात की गई है शिक्षा का। देखता हूँ, मैं मिलाया नहीं है, आप थोड़ा बिजी था, मैं तो मिलाऊंगा, देखूंगा। ठीक, चलिए संविधान की कहानी है सर, संविधान में पढ़ाऊंगा आपको, 5 प्रश्न का वेटेज है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप कहानी को। थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन ही चलेगा 3-4 दिन आपको संविधान का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान की कहानी का। तो संविधान की कहानी की बात करते हैं तो ये 4 शब्द के बारे में पहले समझने का प्रयास करेंगे। पॉलिटी है, दूसरा है सर पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की कहानी है। तीसरा है सर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। और चौथा है सर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी है। ये 4 शब्द हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है राज्य व्यवस्था। पॉलिटी को राज्य व्यवस्था कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है राजनीति विज्ञान, इसको राजनीति विज्ञान कहते हैं। और इसको कहा जाता है राजनीति, और इसका मतलब होता है सर संविधान। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सर, ये 4 शब्द हैं। ये कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। यही 4 शब्द का समझने का प्रयास करेंगे कि ये 4 शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये 4 शब्द कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं, कहीं ना कहीं सुने हैं, कहीं ना कहीं देखे हैं। ठीक, आप सुने होंगे कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति कर रहा है। संविधान का मतलब आप सुने होंगे, संविधान होता है एक राजनीति विज्ञान होता है, सब्जेक्ट होता है, एमए करते हैं राजनीति विज्ञान में, कोई एमए किया है। और एक होता है आपका राज व्यवस्था, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? पॉलिटी के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये जो 3 शब्द है सर, उस 3 शब्द में से एक छोटा सा शब्द आपको क्या दिख रहा होगा? कॉमन दिख रहे हैं तीनों में। याद रखना, छोटा सा शब्द है, तीनों में क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं सर? पॉली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉली के नाम से। ये 3 शब्द में से एक छोटा सा शब्द क्या दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है। वो कॉमन शब्द कौन सा है आपका? पॉली है। और यही जो पॉली शब्द की जब बात करते हैं, तो पॉली शब्द बना है सर किससे? पॉलिश शब्द से बना है। याद रखना, किससे बना है? पॉलिश शब्द से बना है। और ये पॉलिश शब्द आया कहां से सर? तो यूनानी भाषा है, यूनान से आया है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इस पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है सर? तो पॉलिश शब्द का मतलब होता है शहर राज्य, या इसी को आप नगर राज्य के नाम से जानते हैं। सिटी स्टेट कहते हैं इसको, शहर राज्य या नगर राज्य के नाम से जानते हैं। या इसको एक शब्द में कहें तो इसको क्या कहा जाता है सर? राज्य कहा जाता है, ठीक है। ये 4 शब्द थे। ये 4 शब्द में से एक 3 शब्द है, उस 3 शब्द में से एक छोटा सा शब्द आपको कॉमन दिख रहा है। वो कॉमन शब्द कौन सा है सर? पॉली शब्द है। और ये पॉली शब्द बना किससे है सर? पॉली शब्द से बना है। और पॉली शब्द का मतलब क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है शहर राज्य या नगर राज्य होता है। या एक लाइन में कहूं तो इसको किस नाम से जानते हैं सर? आप राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक। ये कहानी है सर। अब सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये राज्य होता क्या है। राज्य क्या होता है कहने का मतलब, ये पॉलिस क्या होता है? पॉलिस क्या होता है मतलब, इसका मतलब होता है पॉली ही क्या होता है।
अगर मैं राज्य की परिभाषा बता लिया तो कुछ हद तक ये पॉलिटी शब्द की परिभाषा मेरे नजर में आ जाएगा, कुछ हद तक ये पॉलिटिकल साइंस का परिभाषा आ जाएगा और कुछ हद तक कहां तक का परिभाषा आ जाएगा, पॉलिटिक्स का। क्यों ऐसा? तो सिंपल सी बात है गौटिया, एकदम सिंपल सा कहानी है। आपको अगर धमतरी जाना है गौटिया, अगर आप अभनपुर पहुंच गए हैं तो आप धमतरी चल ही देंगे, और मान लो आपको धमतरी जाना है और सिमगा पहुंच गए तो नहीं जा सकते ना। तो भैया आधा रास्ता आपने तय कर लिया गौटिया, तो आधा रास्ता तय कर लिया तो मतलब पूरा रास्ता तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बनारस जाना है करके आप देवघर साइड का रास्ता पकड़ लिए तो खत्म कहानी। आप फिर जाओ बाबा वैद्य धाम का दर्शन करके आओ। ठीक है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो हमें जहां जाना है उधर ही बढ़ना है, तो हमें इधर जाना है तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, और इसके मतलब का मतलब क्या होता है, राज्य होता है हिंदी में। तो ये राज्य क्या होता है इसकी कहानी पहले देखते हैं कि राज्य किसको कहा जाता है। सुने होंगे ना, छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, तो ऐसा राज्य होता क्या है इसकी कहानी पहले देखते हैं। देखो गौटिया, याद रखना, पृथ्वी ना पहले आग का गोला था। लोग बोलते हैं भग 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 आगे बढ़ रहा था भैया, भग 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 एकदम। इधर अभी न्यूज आएगा देखना, कल एक स्कॉर्पियो जल गया है रोड में, पूरा राख हो गया है मेरे घर के पास, फाफाडी के पास, एकदम पूरा रात ही में 11-12 बजे पूरा भग 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 आग, एकदम तूफान। तो वैसे ही ना पृथ्वी पहले आग का गोला था, और आग की गोला जब होता है आग निकलता है तो भाप निकलता है, उसी निकलता है ना भाप धुआं। तो वो जो भाप निकलते निकलते बहुत करोड़ों साल बाद एक ना वायुमंडल का निर्माण हुआ बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। मैं नहीं था भैया उस समय ना, ना मैं था ना मेरे दादा थे, कोई रहता तो बताता आप लोग को। तो वायुमंडल का निर्माण हुआ बोलते हैं, वायुमंडल का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे पानी गिरा बोलते हैं, पानी गिरा करोड़ों साल तक, अरबों साल लग गए बोलते हैं। उसके बाद इतना पानी गिरा तो आग बुझ गया और 70% में पानी भर गया बोलते हैं, और 30% भूमि का टुकड़ा बचा, उतना ही है अभी, ऐसा बताया जाता है भैया। तो वैसे हमने पढ़ा है। अब ये पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है सर, ये पृथ्वी की कहानी की जब बात करते हैं तो पृथ्वी में ऐसी हुआ बोलते हैं कि भैया धीरे धीरे वर्षा हुई, और वर्षा होने के बाद 70% में पानी भर गया, 30% में हम रहते हैं। और जो 30% में रहते हैं उसमें पहले जो पहला कंपोनेंट आया तत्व, वो था जनसंख्या बोलते हैं। जो बोल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, वो कंपोनेंट क्या था आपका, जनसंख्या था। पहला ऐसा कंपोनेंट है जो बोल सकता, समझ सकता, सुन सकता था, वो पहला कंपोनेंट क्या था आपका, जनसंख्या। यही जनसंख्या जो होता है, 1 से 2 हुए सर, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुए, मतलब ऐसे धीरे 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 बढ़ते गए और आज जनसंख्या 7 अरब के ऊपर है पूरे विश्व में। पहले कितने थे बोलते हैं, एक। अब पहले अंडा आया कि मुर्गी आया वो मैं नहीं जानता, सर में जूं कैसे आता है नहीं जान पता भैया, है ना। सर में जूं आ जाता है, देखोगे ना थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो वो तो वैसी कहानी इसका है कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आया, शोध का विषय है, आप शोध करवा लीजिए। लेकिन ये जनसंख्या है जो पहले बोल सकता था, समझ सकता था, जो कर सकता था। यही जनसंख्या 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुआ, 4 से ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ गया सर। अब क्या होता है, जैसे जनसंख्या बढ़ते हैं ना, विचारधारा बदलते हैं, विचारधारा लोगों के। देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबकी सोच अलग अलग है। जो चीज मैं कर रहा हूँ हो सकता है आपको नहीं पसंद, आप जो कर रहे होंगे मुझे नहीं पसंद, आप 4 को एक विचारधारा पसंद हो, आप 4 को एक विचारधारा पसंद हो। जैसे ही शादी होता है घर में, जैसे मान लोगा मम्मी पापा और 2 भाई हैं और मस्त रहते हैं, लेकिन शादी होते हैं और शादी होने के बाद विचारधारा का आगमन होता है, नए विचारधारा का आगमन। और जब जो घर ना 1 मंजिल होता है 2 मंजिल बन जाता है, और 2 मंजिल में अलग अलग भाई रहने लग जाते हैं। अभी तक ऐसे नहीं सुने होंगे बिना शादी का आदमी अलग हो गया, वो शादी होने के बाद ही अलग होता है। कारण क्या है, विचारधारा बदल जाते हैं। तो वैसे ही जब जनसंख्या बढ़ा होगा, तो जनसंख्या जब 1 से 2 ऐसे बढ़ते बढ़ते गए होंगे, तो विचारधारा भी क्या हो गए, बदले होंगे। और बदले होंगे तो एक विचारधारा वाले इधर और एक विचारधारा वाले इधर रहने होंगे, तो ऐसे भूभाग का बंटवारा हो गया और ऐसे देशों का निर्माण हुआ होगा। ऐसी सोच सकते हो आप। तो दूसरा चीज क्या हुआ हमारे विश्व में, भूभाग बंटवारा हो गया। समझ में आया, विचारधारा के साथ क्या हो गया, भूभाग का बंटवारा हो गया। अब एक भूभाग में बहुत सारी जनसंख्या रह रहे हैं, और यही जो जनसंख्या है सर, गोल्लर के जैसे ना आजाद है। गोल्लर समझते हो, आप लोग जानते हो जी गोल्लर, जानते भी नहीं आप। गोल्लर का मतलब ऐसा गोल्लर जो गांव के किसी भी खेत में जाके खा सकता है, उसको कहानी हाउस में बंद नहीं किया जाएगा, वो नंदी देवता है। वैसे ही सब ये क्षेत्र के लोग क्या थे, आजाद थे गौटिया। तो बोले कैसे आजाद हैं जी, कोई किसी को मार दे रहा है, पीट दे रहा है, जैसे कुछ भी कर दे रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है किसी के ऊपर। इसी जनसंख्या ने कहा ऐसे में तो हम लोग कोई बचेंगे नहीं,
किसी ने रे बोला किसी को, उसी धड़ से अलग कर दिया गया। किसी बे बोला, उसको 2 टुकड़ा से काट दिया गया। तो कोई बचेगा ही नहीं ऐसे में, पूरा जीरो हो जाएंगे हम लोग। तो वही जनसंख्या ने कहा हमारे ऊपर किसी ना किसी क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो इन्हीं जनसंख्या ने अपने ऊपर किसी का नियंत्रण करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया, जिसको कहा गया सरकार। क्या कहा गया? सरकार। देखो आपके ऊपर भी किसका नियंत्रण है? सरकार का। नहीं तो आपके मन में भी किसी को मारने को इच्छा होगा ना, इसको आज मर्डर कर देता है, इसको नहीं जीने देना है, ऐसा होगा। लेकिन क्यों नहीं मार पीट रहे हो? पुलिस, सरकार मारोगे सीधा ले जाएगा, बंद कर देगा, ये डर। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर क्या होने के लिए, किसी का नियंत्रण होने के लिए हम किसका संस्था का चयन किया, जिसको क्या कहा गया? सरकार। अब क्या हुआ, मैंने अपने घर में मुखिया बना दिया पापा को, पापा ही मुखिया होंगे। लेकिन पापा से मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, टीवी लेना है लेके ला दिया, टीवी देखो, शादी करना है सीधा शादी करके आ गया। तो मुखिया बनाने से क्या मतलब, कोई मतलब है? सरकार ने कहा बना तो दिए हो, तो मुझे इतना शक्ति दो कि आपके ऊपर क्या कर सकूं मैं, नियंत्रण। तो सरकार को इसी जनता ने क्या किया, इसी प्रजा ने क्या किया, शक्ति दे दिया। और उस शक्ति को कहा गया संप्रभु। और संप्रभु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या संस्था जो अपने देश के अंदर और देश के बाहर कोई भी निर्णय लेना हो वो स्वतंत्र है, किसी से नहीं पूछेगा। तो हमने सरकार को क्या बना दिया, संप्रभु। पहला चीज पृथ्वी में क्या आया, जनसंख्या, दूसरा भूभाग का बंटवारा हुआ, तीसरा सरकार, और चौथा क्या हुआ, संप्रभु। ये 4 तत्व हैं सर। और ये जो 4 तत्व जिस स्थान पर भी पाए जाएंगे वो स्थान क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। कितने तत्व होने चाहिए, 4 तत्व। पहला क्या है सर आपका, जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार, और चौथा है क्या, संप्रभु। ये 4 तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे वो सब जगह किस नाम से जाना जाएगा, राज्य के नाम से जाना जाएगा। वो चाहे वो जगह छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। याद रखना भारत भी एक प्रकार का क्या है सर, राज्य है। भारत की अपनी एक जनसंख्या है, भारत का अपना एक भूभाग है, भारत की एक अपनी सरकार है, भारत का एक अपना सरकार का संप्रभु है। तो याद रखना ये 4 तत्व जिस जगह भी पाया जाएगा वो सब जगह क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। पहले तो मन से निकाल दो कि छत्तीसगढ़ राज्य होता है क्या, मध्य प्रदेश राज्य है क्या, देश भी राज्य है, ऑस्ट्रेलिया भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है, अमेरिका भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है, बांग्लादेश भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है, और भारत भी एक प्रकार से क्या है, राज्य है। राज्य होने के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक है, 4 तत्वों का होना आवश्यक है। और ये 4 तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे याद रखना वो सब क्या कहलाता है, आपका राज्य कहलाता है। ये 4 तत्वों का होना आवश्यक है। एक है कौन सा, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। पचर्रा पड़ गया है क्वेश्चन कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व। रात को मैं 12 बजे फोन करके आपसे पूछूं तो अभी याद रहना चाहिए कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं राज्य के। राज्य अगर होना है तो ये 4 तत्व का होना आवश्यक है। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सर, चौथा संप्रभु। ये 4 तत्व जिस जगह पे पाए जाएंगे उस सब जगह क्या कहलाएगा, आपका राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राज्य। ठीक है सर, आज की कहानी यहीं, मिलते हैं कब, कल आगे बढ़ेंगे यहाँ से ना, ठीक है। ठीक।